रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी, बदकिस्मती का है या फिर कुछ और, कि उस वीडियो पे येलो डॉलर आ गया, जिसके बाद यूट्यूब की तरफ से उसकी रीच, उसका इम्प्रेशन डाउन कर दिया गया और जिसकी वजह से उस वीडियो पर वो रीच मिल ना पाई। हालांकि जो न्यूज़ थी वो इतनी ज़्यादा वायरल थी, उम्मीद की थी कि मैंने कुछ अच्छे व्यूज़ आएंगे जिससे चैनल पर ग्रोथ लौट सकती है, लेकिन इसके उलट हुआ, क्योंकि किस्मत अभी अपने साथ नहीं है और येलो डॉलर आकर उसकी सारी रीच, उसका सारा इंप्रेशन यूट्यूब के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। खैर, ये एक औपचारिक बात थी, कल की वीडियो के बारे में दुख था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में साझा करनी चाहिए। और दोस्तों, आज की कहानी बात करें, उस कहानी से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे देश के अंदर कुछ जो प्रथाएं थी पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि वक्त के साथ साथ इन प्रथाओं के अंदर लोगों ने मॉडिफिकेशन कर लिया। ऐसा नहीं है कि सारी प्रथाएं जो थी वो ख़राब थी, बल्कि वक्त के और समय के हिसाब पर ये इंसान के बेनिफिट के लिए बनाई गई थी। जैसे राजस्थान के अंदर एक प्रथा चलती है, नाता प्रथा। अच्छा, इस नाता प्रथा की बात करें तो ये आज के दौर के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लिव इन में किसी के साथ रहता हो। यानी नाता प्रथा के तहत इंसान बिना शादी के किसी भी शख्स के साथ रह सकता है। अच्छा, पहले के दौर में ये नाता प्रथा जो बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि जो लोग अपनी बेटियों की शादी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दान दहेज नहीं दे पाते, या फिर कोई विधवा लड़की है, या फिर कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी हो नहीं रही है, तो बाकायदा 5 गाँव के लोग बैठते थे, 5 गाँव लोगों के सरपंच बैठा करते थे और नाता प्रथा के तहत शादी कराई जाती थी। उसका बेनिफिट ये था कि जिन लोगों की शादी नहीं होती थी उनकी शादी हो जाया करती थी। कोई विधवा है तो उसको भी सहारा मिल जाया करता था। कोई बाप अगर शादी नहीं कर पा रहा है तो उसका भी एक तरीके से जो बोझ था उसके कांधों पर वो भी हल्का होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने इस नाता प्रथा के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर ली, जैसा कि हल्के हल्के सरपंच जो थे वो पूरी तरीके से इसमें से गायब हो गए। अब ये जो नाता प्रथा थी ये महज घर के अंदर ही होने लगी। अच्छा, कुछ लोग इसे अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करने लगे। कुछ लोगों ने अपनी बेटियों को इसमें बेचना शुरू कर दिया और नाता प्रथा के तहत, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन, कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि आप नहीं छोड़ सकते या फिर कुछ और, क्योंकि नाता प्रथा के तहत शादी हुई है तो कभी भी छोड़ सकते हैं। लिहाजा आज की जो कहानी मैं दोस्तों आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी भी कुछ इस प्रकार की कहानी है कि जिसे सुनने के बाद में आप लोग हैरान और परेशान हो सकते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी राजस्थान से है। राजस्थान के अंदर एक ज़िला लगता है बूंदी ज़िला, और ये जो बूंदी ज़िला है, इसी बूंदी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, हिडौली थाना, और इसी हिडौली थाने के अंतर्गत ये गांव है। अच्छा, गांव और परिवार का नाम मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्यों नहीं बता रहा हूँ। इसी हिडौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है, उसी गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार में पति है, पत्नी है, उनकी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। यानी इस परिवार में टोटल 5 लोगों का परिवार रहा करता था। जो बड़ी वाली बेटी थी उसकी शादी कर दी गई थी। अब छोटी वाली बेटी बची थी जिसकी उम्र 14 साल के आसपास थी। ये जो परिवार था, इस परिवार के पास में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार अपनी ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहा था। सारी ही चीज़ें बढ़िया थी परिवार के अंदर। जो परिवार के मुखिया थे, कुछ बड़ा बिजनेस, कुछ बड़ा काम इनका था नहीं, बस दिहाड़ी पर मजदूरी किया करते थे। जो कुछ पैसे इधर उधर से मिल जाते, साथ के साथ दिहाड़ी के अगर कुछ पैसे मिल जाते, तो उन्हीं पैसों से इस परिवार का भरण पोषण हुआ करता था और इसी तरीके से इस परिवार की जो जीविका थी वो चल रही थी। अच्छा दोस्तों, चूंकि ये परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार था, परिवार में पैसे वगैरह कुछ थे नहीं, तो इस परिवार का जो मुखिया था उसकी कुछ गंदी आदतें भी लग जाती हैं। कभी कभार शराब पीता, नशा करता, जो कुछ पैसे आते इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन इसी बीच में इस घर की जो 14-15 साल की जो बिटिया है, 15-16 साल उसकी उम्र रही होगी, वो अचानक से कहीं गायब होती है। अच्छा, गांव वालों को जब ये बिटिया जो है मुझे दिखाई नहीं पड़ती है तो वो परिवार वालों से पूछते भी हैं। तो जो परिवार के मुखिया होते हैं वो कभी कहते हैं कि फला रिश्तेदार की गई है, कभी कहीं गई है। अच्छा, गरीब परिवार था तो गरीब परिवार पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है। कहा जाता है कि गरीब को कौन ही पूछने वाला होता है। लिहाजा उसके बाद में वक्त ऐसा ही गुजरता रहता है और अप्रैल साल 2023 का दिन आ जाता है। और इसी अप्रैल शुरुआती महीना था, साल 2023 का वक्त था। ये जो लड़की होती है अपने जीजा को लेकर पहुंच जाती है बाल कल्याण समिति। वहां पर पहुंचने के बाद में जो बाल कल्याण समिति की जो अध्यक्ष होती है सीमा पोद्दार जी, उनको बुलाया जाता है। सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी जो उनको सुनाई जाती है, तो सीमा पोद्दार ये कहानी सुनने के बाद में चौंक जाती है। वो चौंक जाती है क्योंकि साल 2023 में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं।
दरअसल ये जो 17 साल की लड़की बताई जा रही थी, ये गर्भवती थी। उसके बाद में जो सीमा पौधार होती है, तुरंत हिंडौली थाने में फ़ोन करती है, और थाने में फ़ोन करने के बाद में जो थाना इंचार्ज होते हैं मुकेश मीना जी, उनसे बोलती हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, तुम फला फला जगह जाओ। अच्छा, जो मुकेश मीना जी होते हैं वो भी, चूँकि बाल कल्याण समिति से फ़ोन आया था, तो वो भी एकदम से घबराए हुए सीधा इस लड़की के घर पे पहुंचते हैं। और घर पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले इस लड़की के जो पिता होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर कर पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। अब जैसे ही पिता को गिरफ्तार कर कर पुलिस थाने लेके आया जाता है, तो जो पूरा गांव था उस गांव के अंदर हड़कंप मच जाती है कि अचानक से इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में ले जाने के बाद में जब इस पिता से पूछताछ की जाती है, तो ये जो पिता था 3 और नाम बताता है। पहला नाम होता है राजेश सैनी का, दूसरा नाम होता है बनबारी सैनी, और तीसरा नाम होता है कालूराम सैनी। यानी जब ये 3 नाम निकल के आते हैं तो पुलिस वाले इन 3 लोगों को भी उठाते हैं। उठाने के बाद में तीनों को भी पुलिस थाने लेके आते हैं, और उसके बाद में इन तीनों से पूछताछ करते हैं। इनसे कहते हैं कि जो भी सच्चाई है सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बता दो, अन्यथा अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर हमारा तरीका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये तीनों लोग घबराए हुए थे। पुलिस वाले जब इनके ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो एकदम से शांति का माहौल हो जाता है, सारे लोग शांत होते हैं। और जो लड़की का पिता था वो बोलना शुरू करता है, और जब वो अपनी कहानी सुनाता है, वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल ये जो व्यक्ति था, इसकी जो बड़ी वाली बेटी थी, जब उसकी शादी होती है तो उसके बाद में इसके पास जो जमा पूंजी थी, वो सारी की सारी जमा पूंजी उसी शादी में खर्च हो जाती है। अब बड़ी वाली बेटी की शादी हो जाती है, जो कुछ पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को नशे की हल्की फुल्की आदत भी लग चुकी थी, इसलिए अब इसको पैसे भी चाहिए थे। लेकिन पैसे आए तो आए कहाँ से? गरीब व्यक्ति है, दिहाड़ी की मजदूरी करता है, तो ऐसे में एकदम से बड़ी अमाउंट आना इम्पॉसिबल है। लिहाजा फिर इसके दिमाग में कुछ अजीब सा आने लगता है, क्योंकि इसकी नज़र जब इसकी बेटी पे पड़ती है तो इसको लगता है कि ये जवान हो चुकी है। फिर सोचता है कि अगर मैं इस बिटिया के लिए कुछ ऐसा कर दूं जिससे मुझे पैसे मिल जाएं, तो फिर कैसा रहेगा। अब ये लगाता है, इसके दिमाग पे शैतान बैठता है। उसके बाद ये अपनी बेटी के लिए ग्राहक ढूंढना शुरू करता है। अब कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो बताना भी पड़ेगा। उसके बाद में ये ढूंढता है और इसकी मुलाकात होती है राजेश नाम के व्यक्ति से। राजेश, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, उसको ये अपनी बेटी का फ़ोटो दिखाता है। सारी चीज़ें हो जाती हैं, ओके, सौदा तय होता है। लगभग 60,000 रुपये में ये सौदा तय होता है, और उसके बाद में नाता प्रथा के तहत राजेश से उस लड़की की शादी कर दी जाती है। अब राजेश 60,000 रुपये में पत्नी तो नहीं, बल्कि अपने लिए क्या ही कह सकते हैं कि वो क्या लेकर गया था। उसके बाद में वो, अब चूँकि 17 साल की एक बिटिया है, छोटी है, नाबालिग है, उसे समझ नहीं है। अब उसके साथ में राजेश जब ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है, तो जो बिटिया होती है वो विरोध करती है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था, जिसका नाम राजेश था, राजेश सैनी, ये उसके पिता को कॉल करता है। कॉल करने के बाद भी कहता है कि मैंने तुम्हें रकम अदा की है, और तुम्हारी जो बेटी है ये मुझे टच भी नहीं करने दे रही है। तो इस बिटिया का जो बाप होता है वो कहता है कि उसकी शादी मैंने तुम्हारे साथ कर दी है, अब उस पर तुम्हारा अधिकार है, जो चाहे तुम करो। अब जब लड़की विरोध करती है तो उसके बाद में राजेश सैनी उस लड़की की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई करता है, और उसके बाद में इस लड़की का 1 महीने तक शारीरिक शोषण करता है। अब जब 1 महीने का समय गुजर जाता है, इधर इसके बाप के पास में जो पैसे थे वो पैसे खत्म होने को आते हैं, इसलिए ये अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढता है। और उसके बाद में इसकी मुलाकात होती है बनबारी सैनी से। अब बनबारी सैनी से ये अपनी बेटी का नाता प्रथा के तहत रिश्ता तय कर देता है। 1,20,000 रुपये में सौदा तय होता है, और उसके बाद में ये अपनी बेटी को वहाँ से बुलाता है, क्योंकि नाता प्रथा के तहत अगर एक भी पार्टनर उस रिश्ते से, उस बंधन से बाहर निकलना चाहे तो निकल सकता है। तो उसके बाद में वो लड़की आती है। आने के बाद में अब ये बनबारी के साथ में उसकी शादी कर देता है नाता प्रथा के तहत। अब बनबारी लेके जाता है, वो भी 15 दिन तक उसका शोषण करता है। उसके बाद में इसके पिता को और ज़्यादा पैसों का लालच आता है। उसके बाद कालूराम से उसकी मुलाकात होती है, इसको भी कुछ पैसों के लिए बेच दिया जाता है। यानी लास्ट वाली जो शादी हुई थी वो 3 मार्च को हुई थी। 22 जनवरी साल 2023 को पहली शादी हुई थी राजेश के साथ में, और 3 मार्च साल 2023 को लास्ट वाली यानी तीसरी शादी हुई थी। हालांकि तीसरी शादी होने के बाद में इसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है गोविंद सैनी। गोविंद सैनी चूँकि वो खरीदार तो था नहीं, तो कुछ पैसे वगैरह देता है उसके बाद में, या फिर किसी तरीके से इस लड़की को बहलाता फुसलाता है, और उसके बाद में इसे लेकर भाग जाता है। अब लड़की को अपने साथ लेकर भागता है, लेकिन लड़की नाबालिग है। अगर वो अपनी मर्जी से भी गई है तब भी इस लड़के के ऊपर
केस तो होना ही है, FIR तो दर्ज होनी है, रेप केस तो इसके ऊपर लगना है। लिहाजा जब ये लड़की को ऐसा लगता है कि अब यहाँ से मुझे जाना चाहिए, अब घर जाएगी तो सोचती है पिता फिर किसी के साथ भेज देगा, इसलिए ये घर ना जाकर अपनी बहन के पास पहुँचती है। अच्छा, बहन जब अपनी बहन को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरी बहन आई है, लेकिन इस हाल में आएगी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। कपड़े फटे पड़े थे, जिस्म ऐसा था कि महीनों से नहाई ना हो, खाने में भी ऐसा था कि शायद इसने पेट भर खाना भी नहीं खाया है। उसके बाद भी वो अपनी बहन से ये वजह पूछती है। बहन सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। अब करे तो करे क्या कि सामने मुजरिम है, मुजरिम भी पिता है। उसके बाद में जो बड़ी वाली बहन थी अपने पति से कहती है कि मेरी छोटी बहन को इंसाफ दिलाना है, तुम कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ से मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। उसके बाद में जिस बिटिया का जो बहनोई होता है, जो जीजा होता है, वो इसको लेकर पहुँच जाता है बाल समिति, और बाल कल्याण समिति की जो हेड होती है सीमा पोद्दार जी, वो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है। मेडिकल कराया जाता है, लेकिन मेडिकल में एक और हैरान कर देने वाली चीज़ निकलती है। दरअसल ये जो लड़की होती है ये 7 से 8 महीने की गर्भवती बताई जाती है। हालांकि यहाँ पर उन तीनों लोगों को अरेस्ट कर जेल तो भेज दिया गया, जिन लोगों ने शादी की थी, साथ पिता को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन एक बेटी हमेशा अपने बाप के लिए कितना कुछ करती है, इस कहानी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। इस बिटिया ने किस तरीके से अपने बाप की रक्षा करी, क्योंकि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस कहानी के अंदर नाम नहीं लूँगा क्योंकि लड़की नाबालिग है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लड़की नाबालिग है तो उसका नाम नहीं आया, और उसका नाम नहीं आया तो उसके बाप की जो करतूत थी वो भी ज़माने के सामने नहीं आई, क्योंकि उसके बाप का भी नाम नहीं आया। तो इस तरीके से ये लड़की खुद तो बर्बाद हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बाप का जो नाम था ये आज इस वीडियो में नहीं आया, सिर्फ इसी लड़की की वजह से। तो भले ही अब ये लड़की जो है वो चंगुल से बाहर आ चुकी है, लेकिन जिस तरीके से इसके कलेजे पर एक दाग लग चुका है उसका क्या ये लड़की पुरानी ज़िंदगी जी पाएगी? तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो इस कहानी के अंदर सिमटी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी सोचें इस कहानी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स थे उसमें भाई मैं आपको एक केस के बारे में बताया था। तेलंगाना के शहर नजीबाबाद में पुलिस ने एक रियाज नाम के लड़के का इनकाउंटर किया था। उस स्टोरी पर रिसर्च करके देखिए। तो नसीम अहमद जी, मैं देखता हूँ और मुझे जैसे भी कुछ चीज़ें मिलेंगी मैं ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा। सुल्त्यागी लिखते हैं घोर कलयुग है साहब, रेनू सुल्त्यागी शहनावल शहर से कहानी सुनते हैं। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। राधे राधे सर जी लिखते हैं पुनारंद ठाकुर प्रेम पुनारद माँ ठाकुर। अच्छा, ये मिलके लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, शुक्रिया भाई आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं बिकॉज फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग लाइक्स एंड ब्लेसिंग। तो शुक्रिया आपका बहन। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा लिखती है नमस्कार सर जी, नाइस वॉइस, आई ए गिलास ग्लूकोज माई कमेंट। प्रादी वर्मा जलंधर पंजाब से। तो बहन आप कमेंट्स करती हैं, ये हमेशा एक गिलास ग्लूकोज का ही काम करता है, शुक्रिया बहन आपका। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई शुक्रिया। नरगिस बानो लिखते हैं शाबिश भाई आपकी क्राइम स्टोरी ना सुने तो नींद नहीं आती। तो नरगिस बानो जी शुक्रिया आपका इस तरीके से प्यार देने के लिए। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई। तो नसीर अहमद जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। रिजवान अंसारी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं नाइस डिसीजन टू रीडिंग एवरीबॉडीज कमेंट्स। तो फरजाना सिद्दीकी जी शुक्रिया आपका। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं और कहानी सुनाते समय परंतु लड़की को घर वालों ने छोटा साथ में भाई को क्यों नहीं भगाया घर से, ये अपनी अच्छी बात कही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़की के मुकाबले लड़के को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। उसके बाद में नसीर अहमद लिखते हैं भाई मुझे लगता है ये न्यूज़ गलत है, ये लड़की एज कम से कम 12 या 13 साल की होगी। जी भाई कुछ भी हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।